हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव डेंसिटी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सेकंड, कि रिलेटिव डेंसिटी के डेटा से फ्लोटेशन को कैसे पता किया जा सकता है कि ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा कि वो सिंक करेगा, और प्रेशर के न्यूमेरिकल्स को भी हम डील करने वाले हैं। इन 3 टॉपिक्स पे हमारा फोकस रहेगा। ज़रा अब देखते हैं सबसे पहले एक छोटे से इन्फॉर्मेशन को। वो इन्फॉर्मेशन क्या है? द इंफॉर्मेशन इज़, आपको सबसे पहले ना वाटर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशंस होनी चाहिए जिसके ऊपर बहुत इम्पोर्टेंस है। ठीक है, एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है तो वाटर की डेंसिटी हम 2 टर्म्स में पढ़ते हैं। ये जो सिंबल है ना, ये रिप्रेजेंट करता है किसको? डेंसिटी को। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी को। अब हम लोग पढ़ रहे हैं डेंसिटी ऑफ वाटर। जरा आप देखिएगा और इसे समझिएगा कि वाटर की डेंसिटी अगर हम एसआई सिस्टम में पढ़ते हैं तो वो आती है 1000 kg पर मीटर क्यूब। ये जो है ये है एसआई सिस्टम में। बेटा साथ के साथ हम लोग को वाटर की डेंसिटी सीजीएस सिस्टम में भी याद होनी चाहिए। ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, वाटर इन CGS, वो होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखो केमिस्ट्री के अंदर हम किसी भी सैंपल की बात करते हैं वो बहुत छोटा सैंपल लिया जाता है केमिकल का, वो केजीज में नहीं होता। ठीक है, तो वहाँ पर हमें डेंसिटी को इसी में हम डील कर रहे होते हैं 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मैंने दोनों टर्म में इसलिए दिया है कि आपको कई बार इससे भी सॉल्यूशन कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो। ठीक है, अब ज़रा यहाँ से आगे आते हैं। अब किस जगह इसका यूज़ करना है, किस जगह इसका यूज़ करना है। ठीक, सबसे पहला क्वेश्चन ये कि किसी क्वेश्चन में मास कैलकुलेट करवा रहा है, आप किसी से भी कैलकुलेट कर लीजिए। ऑप्शन पे अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहे हो तो ऑप्शन पे जाके देखोगे कि ऑप्शन ग्राम्स में दिया हुआ है कि केजी में दिया हुआ है, तो कन्वर्ट कर लेना। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ठीक है, जैसे दिया हुआ है कैलकुलेट द मास ऑफ सब्सटेंस हैविंग डेंसिटी ऑफ 800 kg per meter cube and volume of sample of substance is 0.2 मीटर क्यूब। देखो एक चीज़ क्या है, किसी भी सब्सटेंस की जो डेंसिटी होती है, ध्यान रखे बेटा, किसी भी सब्सटेंस की जो डेंसिटी है वो मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, फॉर ए गिवन मटेरियल डेंसिटी सेम रहने वाली है, चाहे सैंपल का वॉल्यूम कितना भी कम हो चाहे कितना भी ज़्यादा हो। ठीक है, तो ये जो पहला क्वेश्चन कर रहे हैं ये हम सिर्फ डेंसिटी पे कर रहे हैं। देखो हमने पढ़ा हुआ है, हमें जो पता है ये जो भी सब्सटेंस है उसकी डेंसिटी, जो सैंपल ऑफ सब्सटेंस लिया है उसकी डेंसिटी है 800 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये चाहे सैंपल छोटा हो चाहे सैंपल बड़ा हो, मतलब अगर मैं कहूँ इस पेपर की डेंसिटी अगर मुझे कैलकुलेट करनी है, ठीक है, तो चाहे मैं पेपर का एक छोटा सा पीस लूँ चाहे पूरा पेपर लूँ, उसकी डेंसिटी वही आएगी अनटिल एंड अनलेस पेपर वो सेम है। इसी पेपर की बात करूँ, अभी मैंने यहाँ एक पेपर इसका लिया और एक रफ़ वाला पेपर लिया जिसमें रफ़ करते हैं, तो पेपर का मटेरियल में थोड़ा सा वेरिएशन होगा तो डेंसिटी भी फ्लक्चुएट कर जाएगी, वेरी कर जाएगी। तो यहाँ पर हमें सब्सटेंस की डेंसिटी तो पता है, और क्या पता है आपको, उसका जो सैंपल है, मतलब वॉल्यूम तो बताएगा ना कि कितने वॉल्यूम आपने सैंपल लिया है।
जो भी सब्सटेंस लिया उसकी इतनी वॉल्यूम आपको दे रखी है, उसका मास नहीं पता, मास कैलकुलेट करो। बेसिकली हमने पढ़ा है किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी होती है उसका मास डिवाइडेड बाय उसकी वॉल्यूम। अगर हमें ये मास कैलकुलेट करना है तो इसे सब्जेक्ट बनाओ। सब्जेक्ट मतलब इसे आप फॉर्मूले में LHS में ले आओ या इसका फॉर्मूला बना लो, इसे अकेले रखो इक्वल टू की एक तरफ। तो मास से क्या होगा, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इक्वल टू मास। तो ये मास का फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूले में ज़रूरी थोड़ी अननोन चीज़ LHS में ही हो, RHS LHS अलग अलग हो गए, मतलब आपका मास RHS में आ गया। कोई नहीं, इसको ये लिख सकते हैं, मास इज इक्वल टू डेंसिटी टू वॉल्यूम। बेटा बहुत बेसिक और छोटी बातें हैं लेकिन मैं हल्का सा बोल रहा हूँ। डेंसिटी कितनी है 800 इंटू वॉल्यूम कितना है 0.2। अगर यहाँ से डेसिमल हटा देते हो ये कैंसिल हो गया, यू विल गेट 160 kg। अब बात यहाँ पर भी थोड़ी सी ध्यान रखना। देखो बेटा यूनिट्स के हिसाब से आंसर आते हैं। इधर तो मैंने क्वेश्चन आपको पूरा बनाया ऐसे दिया है कि जो आपकी डेंसिटी है उसका फॉर्मूला ही बताता है कि वो मास और वॉल्यूम से बनता है। तो हमने मास की SI यूनिट में यूनिट रखी और वॉल्यूम की भी SI सिस्टम में यूनिट रखी। तो SI सिस्टम में मास की यूनिट होती है kg, वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम जो है वो मीटर क्यूब में नहीं भी दी होती तो आपको ये डेंसिटी यूज़ करने के लिए उसे मीटर क्यूब में रखना पड़ता। ठीक है, यहाँ जो मैंने kg लिखा है वो इस तरीके से लिखा है, आप समझ सकते हो। 800 इसके साथ इसकी यूनिट लिखो kg पर मीटर क्यूब, मल्टीप्लाई बाय 0.2 उसके साथ इसकी यूनिट लिखो मीटर क्यूब। नंबर्स न्यूमेरिक वैल्यू का कैलकुलेशन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन न्यूमेरिक वैल्यू के साथ होगा और यूनिट का यूनिट के साथ होगा। तो 800 मल्टीप्लाई बाय 0.2। अब बची इसकी यूनिट्स को साथ में लिखा, मैथमेटिकल ऑपरेशन उन पर लगाया, ये कैंसिल, बचा क्या kg। ठीक है, इसीलिए आपका आंसर 160 kg आ रहा है। अब आप खुद सोच के देखिए, यहाँ तो आप यूनिट रखते kg पर मीटर क्यूब में और यहाँ रख देते सेंटीमीटर क्यूब में, तो क्या वो कैंसिल हो जाता? नहीं होता। इसी चीज़ को हम यूनिफॉर्मिटी ऑफ यूनिट की तरह समझते हैं कि इस डेंसिटी में कोई भी एक टर्म, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मीटर क्यूब वॉल्यूम की यूनिट होती है, तो आगे कहीं पे वॉल्यूम आ रहा हो तो उसकी यूनिट सेम रखी जाए, तभी आपका आंसर यूनिट वाइज भी सही आएगा, न्यूमेरिकली भी सही आएगा। ठीक है, आगे समझते हैं। अगर ऑप्शन में आपको एक ग्राम में दिया हो तो बेटा ऑप्शन के अकॉर्डिंग पहले अपने आंसर को तो निकालो, फिर ऑप्शन के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लो, आपको बेसिकली पता है। ठीक है, अब ये हो गया सिंपली एक छोटा सा न्यूमेरिकल डेंसिटी पर। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम रिलेटिव डेंसिटी के कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे फ्लोटेशन के अंदर। देखो रिलेटिव डेंसिटी के फॉर्मूले को थोड़ा सा पढ़ें तो क्या है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ RD। रिलेटिव डेंसिटी इज़ नथिंग, ये रो सिंबल है डेंसिटी का है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, जिस किसी भी सब्सटेंस ऑब्जेक्ट बॉडी को आप ले रहे हो, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। इसके बारे में समझा देता हूँ, ये 4 डिग्री सेल्सियस क्यों लिखा जाता है स्टैंडर्ड बुक्स में। एक्चुअली जो वाटर या किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी है मटेरियल के ऊपर डिपेंड ज़रूर करती है, साथ के साथ वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है, सराउंडिंग के प्रेशर पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, प्रेशर एंड टेम्परेचर आर इंटरडिपेंडेंट एक दूसरे पे, तो हम सिर्फ टेम्परेचर पे बात करेंगे। ठीक है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, मतलब ये जो 4 डिग्री सेल्सियस इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस इज मैक्सिमम, दैट इज़ कितनी है ये 1000 kg पर मीटर क्यूब। अगर ये मैक्सिमम है तो इसके अलावा और सभी टेम्परेचर पर इससे कम होगी। मतलब अगर हम कहें कि 20 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगी, 1000 से कम होगी। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात करें कि 0 डिग्री सेल्सियस पर भी 1000 से कम होगी। अब यहीं से एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन समझ में आता है, वो ये कि आइस
पानी का बना हुआ है, मटेरियल सेम वाटर ही है। और आपका जो हम लोग वाटर कह रहे हैं वो लिक्विड स्टेट में, सिर्फ स्टेट का फ़र्क है। तो स्टेट का फ़र्क आ किस वजह से रहा है ये सोचें, तो स्टेट का फ़र्क है सिर्फ टेम्परेचर की वजह से। 0 डिग्री सेल्सियस से हायर टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में है, ठीक है, वाटर लिक्विड स्टेट में है, उस वजह से वहाँ पर उसकी डेंसिटी एज़ कम्पेयर्ड टू आइस ज़्यादा होती है। अब आप 0 डिग्री सेल्सियस पे आते हो तो डेंसिटी डिक्रीज़ कर जाती है, ठीक है। इस वजह से लेस डेंसिटी आइस की क्यों है, बिकॉज एट 0 डिग्री सेल्सियस इट्स डेंसिटी विल बी लेस देन 1000, ठीक है। आगे चलते हैं इससे। तो अब ज़रा रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस एट 4 डिग्री सेल्सियस का मतलब समझ में आ रहा होगा। तो आप अगर डेंसिटी ऊपर रख रहे हो, अब बात ऐसी है कि कैलकुलेट कराते हैं एक छोटे से न्यूमेरिकल से, कैलकुलेट। अच्छा, एक छोटी बात और समझ लें, रिलेटिव डेंसिटी इज़ यूनिटलेस क्वांटिटी। बेटा ये आप लोग को वैसे भी समझ में आता होगा, रेशियो ऑफ एनी क्वांटिटी इज़ यूनिटलेस। मैंने कह दिया कि क्लास के 2 बच्चों की हाइट का रेशियो निकालो। अब एक की हाइट है 160 सेंटीमीटर और एक की हाइट है 172 सेंटीमीटर। तो ठीक है, हमने पुट करा दोनों की हाइट को, ऊपर भी हाइट ही है जिसको सेंटीमीटर में कैलकुलेट करा है, नीचे भी हाइट ही है जिसे सेंटीमीटर में कैलकुलेट करा है। तो यूनिट बचेगी कहाँ, यूनिट तो कैंसिल हो जाएगी। जैसे अगर मैं यहाँ डेंसिटी की यूनिट रखूँ, यहाँ भी डेंसिटी की यूनिट रखूँ, न्यूमेरिक वैल्यू के साथ यूनिट भी रखूँ, तो यूनिट तो कट जाएगी। इट इज़ ऑलवेज अ यूनिटलेस। तो कभी भी कोई रेशियो जैसी टर्म आए किसी भी फॉर्मूले में, इट इज़ ऑलवेज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, इसे हमेशा दिमाग में रखें। अब करते हैं ज़रा कैलकुलेशन को। कैलकुलेट द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ substance having mass of 50 gram in a volume of 200 सेंटीमीटर क्यूब। देखो बेटा, अब ऐसा कुछ नहीं है कि इसे ऐसा ही सिस्टम में कन्वर्ट करके सॉल्व किया जाए। हमने आपकी वाटर की डेंसिटी, इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ वाटर की डेंसिटी जिस यूनिट में रखोगे उसी यूनिट में सब्सटेंस की। तो हमें वाटर की डेंसिटी दोनों सिस्टम में पता है, CGS में भी और आपके SI सिस्टम में भी, ठीक है। मैं यहाँ बता रहा हूँ कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस हमें उस यूनिट में रखनी है जिस यूनिट में वाटर की रखेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन का जो पैरामीटर दिया है उसके अकॉर्डिंग हम आगे सॉल्व करें तो एक बार फॉर्मूले को लिख लो। रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस तो कैलकुलेट करनी पड़ेगी, बट किस यूनिट में कैलकुलेट करूं, ये तो हमारे हैंड में ही है ना कि हम पानी की डेंसिटी CGS सिस्टम में रखें, जो हम लोग केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं ज़्यादातर, कि MKS सिस्टम या SI सिस्टम में रखें। MKS सिस्टम को या SI सिस्टम कहते हैं। तो वाटर की डेंसिटी आपकी 1000 होती है SI में, लेकिन 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी तो होती है किसके अंदर, CGS में, ठीक है। ग्राम को GM नहीं लिखा जाता वैसे तो, लेकिन यहाँ हम GM इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसी चैप्टर के अंदर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए सिंपली स्मॉल g यूज़ कर रहे हैं। आप कहीं उससे कन्फ्यूजन ना क्रिएट करो, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी को वेरी करके मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो यही अगर हम नीचे यूज़ कर लें तो ऊपर वाले को ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में ही रखने की ज़रूरत है, और आपको गिवन डेटा ग्राम में और सेंटीमीटर क्यूब में दिया है तो निकाल सकते हैं, कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा और कुछ बात नहीं है, ठीक है। ज़रा आप करके देखते हैं। सो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस कितनी है, मास डिवाइडेड बाय इट्स वॉल्यूम। तो मास कितना है इसका, 50 ग्राम में रखा, वॉल्यूम 200 सेंटीमीटर क्यूब, कैंसल्ड, आंसर इज 1/4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो रिलेटिव डेंसिटी कितनी आएगी, रिलेटिव डेंसिटी यहाँ पर इसकी डेंसिटी सब्सटेंस की पुट कर दीजिए। अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो 0.25 होगा, डेसिमल्स में 0.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और वाटर की हो गई 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो रिलेटिव डेंसिटी आई 0.25।
अब किसी क्वेश्चन में इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन कि आपको डेंसिटी दे रखी है, जैसे कि अभी ऊपर वाले केस में ही हम ऐसा कह दें कि डेंसिटी थी 0.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड यू वांट टू कन्वर्ट इट, ये ऑप्शन में जो कन्वर्जन दिया है वो दे रखा है केजी पर मीटर क्यूब में। हाउ टू ऑब्टेन इट, बहुत बेसिक है, आपको ना इसका रिलेशन यहाँ से भी आप ऑब्टेन कैसे कर रहे हो, वैसे तो मैं सीधा पहले बता दूँ, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो इस न्यूमेरिक वैल्यू को, ठीक है, अपने आप आपका आंसर कन्वर्ट हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब में। मल्टीप्लाई करें इसे 1000 से तो यू विल गेट 250 केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है, बहुत बेसिक है। अगर इसको मैं x मान लूँ किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी, तो x मल्टीप्लाई बाय 1000, व्हाट इज x हियर, x इज डेंसिटी इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, व्हेन इट मल्टीप्लाइड बाय 1000 इट गेट कन्वर्टेड इनटू केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है, कन्वर्ट हो गया। अब ये चीज़ यहाँ से समझ में आ जाएगी। तो कई क्वेश्चंस होंगे, अगर कन्वर्ट करने की ज़रूरत है जस्ट मल्टीप्लाई द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ डेंसिटी इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बाय 1000, ठीक है। अब जो हमारा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक था कि रिलेटिव डेंसिटी को फ्लोटेशन से कैसे रिलेट करें, तो सबसे पहले एक बार दोबारा से हम लोग पढ़ते हैं कि फ्लोटेशन की क्राइटेरिया कंडीशंस क्या थी। बेसिकली हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि पढ़ चुके हैं पीछे भी कि पानी में वाटर के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को अगर डिप किया जाए, देख लीजिए इस पर आने वाले कितने फोर्स इस पर एक्ट करेंगे। एक तो इसको अर्थ की ग्रेविटी नीचे खींचेगी और एक इसके ऊपर वाटर अपथ्रस्ट लगाएगा जिसे बाइंड फोर्स कहते हैं। तो तैरने का मतलब क्या है, किसी ऑब्जेक्ट का या तो पानी की सतह पर दिखते हुए तैरना या पानी में रहते हुए तैरना, दोनों ही केस में एक कंडीशन फुलफिल, दोनों ही केस में क्या देख पा रहे हो कि तैरने के लिए या तो बायंट फोर्स इससे बड़ा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, जब भी तो ऑब्जेक्ट ऊपर जाके तैरेगा। ऊपर क्यों जाएगा ऑब्जेक्ट, पानी में यहाँ रखा है, ऊपर क्यों जाएगा, उसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स ज़्यादा हो, या फिर इसी जगह पे रुका रहे, मतलब इसी लेवल पर रह के तैरे, आगे और पीछे की तरफ मूव करे, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्सेस एक दूसरे के जस्ट बराबर हो, ये वाला फोर्सेस के बराबर हो। ये जो mg है इसे वेट कहा जाता है, ठीक है। ये कंडीशन थी बेसिकली, यही कंडीशन थी कि बायंट फोर्स इज आइदर ग्रेटर देन वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इस कंडीशन में एक शिप की तरह ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। सेकंड थी बायंट फोर्स इज इक्वल टू वेट, इन दिस कंडीशन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट लाइक ए सबमरीन। दोनों ही कंडीशन क्या है, फ्लोटेशन की है, कभी ये आए तब भी कहेंगे ऑब्जेक्ट विल फ्लोट, ये आए तब भी कहेंगे ऑब्जेक्ट विल फ्लोट, ठीक है। फ्लोटेशन है इन दोनों ही कंडीशन में, ठीक है। पार्शियल कंप्लीट के हिसाब से परेशान मत होना, कभी कुछ आए, आपको कंप्लीट फ्लोटेशन के ऊपर ही हम चीज़ें पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप ज़्यादा ऐसा कुछ कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, वो अलग टर्मिनोलॉजी से कभी ऐसे घबराना है, कम्प्लीटली फ्लोट, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो तो, ठीक है। डूब नहीं रहा मतलब फ्लोट कर रहा है, बस उतना है। आगे चलते हैं इससे। अब हम पता कैसे करें कि बाइंड फोर्स किसी ऑब्जेक्ट जो भी लिक्विड लगा रहा है वो किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, पढ़ा था हमने। बाइंड फोर्स इज इक्वल टू, पहला जो आता है लॉस इन वेट ऑफ सब्सटेंस, वैसे इसे अपेरेंट कहा जाता है, अपेरेंट लॉस। अब जनरली इसे यहाँ कई जगह पे लॉस की जगह अपेरेंट लॉस वर्ड यूज़ करते हैं, एक ही बात है, लॉस इन वेट ऑफ ए सब्सटेंस, ठीक है। इसको दूसरी टर्म में कई जगह ये भी बोला जाता है वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय सब्सटेंस, ठीक है। ये सब चीज़ें बाइंड फोर्स हैं, मतलब एक्चुअली ये बोल दे कि कैलकुलेट द वेट ऑफ फ्लूइड, इधर से क्वेश्चन बनता है वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द सब्सटेंस, तो हमें ये कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, बाइंड फोर्स कैलकुलेट करो। अब वो कैसे कैलकुलेट करें,
एक तरीका है उसका, पहला तरीका बाइंड फोर्स निकालना है। उस सब्सटेंस का अगर एयर में वेट दिया हुआ है और जिस फ्लूइड में उसे जिस फ्लूइड में से डिप किया जाएगा उसके अंदर वेट दिया है, तो उन दोनों का सब्ट्रैक्शन निकाल लो, वो तो लॉस इन वेट के बराबर होगा, बाइंड फोर्स होता है, और वही चीज़ आपका वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड होगा। सेकंड तरीका क्या है? सेकंड तरीका है बाइंड फोर्स इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड multiplied by acceleration due to gravity multiplied by volume of substance dipped in fluid। कितना हिस्सा डिप्ड इन फ्लूइड। चलो इस टॉपिक को, इस फॉर्मूले को बहुत बार बताया है, इस पर न्यूमेरिकल नहीं किया, आज कर लेते हैं, फिर इसको आपकी रिलेटिव डेंसिटी से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ज़रा देखो, इम्पॉर्टेंट है डिप्ट, पानी के अंदर कितना डूबा हुआ है, पानी के ऊपर की बात नहीं हो रही। क्वेश्चन से समझ लेते हैं। ठीक है, ये आपको क्या दिया हुआ है कि कोई एक कंटेनर है, इसके अंदर एक क्यूब है। ठीक है, अगर मैं ये बोलूँ इसका 3/4 पार्ट, 3/4 वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज अबव वाटर। ठीक है, तब ये बताओ कि हमें ये डेटा चाहिए क्या? हमें चाहिए कि कितना वॉल्यूम इसका पानी के अंदर डूबा हुआ है, लेकिन इसकी मदद से वो निकल सकता है। तो कि डायरेक्टली आपको हर बार दे ये चीज़ कि वो कितना वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस डिप है पानी के अंदर, ये डायरेक्टली नहीं देता। उसको निकालने का आपको कोई ना कोई तरीका दे देगा। डायरेक्टली दे दे तो बहुत अच्छी बात है, आपको ये बार बार ढंग से कंफर्म करना है कि जो डेटा दिया है वो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम डिप्ड इन वाटर दे रहा है कि वो वॉल्यूम अबव द वाटर दे रहा है या अबव द फ्लूइड दे रहा है। इससे ये पता लगा कि 3/4 इस पूरे ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम को, अगर मान लूँ, ये एक ऐसा क्वेश्चन आपको एक मैंने अभी प्रैक्टिस टेस्ट में दिया हुआ है, लेट वॉल्यूम ऑफ क्यूब बी वी मान लेते हैं। ठीक है, कंप्लीट क्यूब की वॉल्यूम को हमने क्या कंसिडर कर लिया? वी के बराबर कंसिडर वी के बराबर मान लिया। तो इसे हम ये कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब डिप्ड इन वाटर, तो वाटर को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू, बेटा 3/4 वॉल्यूम पानी के ऊपर है। ठीक है, और टोटल वॉल्यूम वी है, तो इससे सब्ट्रैक्ट करोगे। ठीक, आपको वैसे ही पता है 3/4 ऊपर है, तो ये वाला बचा हुआ हिस्सा कितना होगा? 1/4 वॉल्यूम पानी के अंदर है, तो 1/4 वॉल्यूम हो गया पानी के अंदर। तो आप वॉल्यूम ऑफ वाटर मिल चुका। रिमेनिंग चीज़ों के लिए अगर क्वेश्चन में ये दे दे डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज रो, तो व्हाट इज़ द बाइंड फोर्स? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड रो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, और वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस डिप्ड इन वाटर इतना, तो ये कितना हो गया? रो जी बी बाई 4, वो रो जी वी बाई 4। दिस इज़ द बाइंड फोर्स, ये बाइंड फोर्स की वैल्यू होगी। ठीक, अब न्यूमेरिकली क्वेश्चन में क्या होगा? न्यूमेरिकली वॉल्यूम की वैल्यू दे देगा, न्यूमेरिकली डेंसिटी की वैल्यू दे देगा। जी आपको पता है, 1/4 कर दीजिएगा। ठीक है, नाउ अब हम लोग इस रिलेटिव डेंसिटी के कॉन्सेप्ट को फ्लोटेशन से रिलेट करते हुए चलेंगे। एक तो बाइंड फोर्स का कॉन्सेप्ट हो गया, एंड द सेकंड कॉन्सेप्ट हमने ये पढ़ा था डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। इसे सिर्फ डेंसिटी कहना गलत होगा, अगर सब्सटेंस एक से ज़्यादा चीज़ों से बना है तो कहा जाएगा एवरेज डेंसिटी। नाउ हम जो बात कर रहे थे कि एक और कंडीशन होती है कि किसी सब्सटेंस की डेंसिटी, जिसे हमें पता करना है कि ये फ्लोट करने वाला है कि नहीं। तो देखो, अगर वो सब्सटेंस सिर्फ एक ही मटेरियल का बना है तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस चेक करना। लेकिन ऐसा होता है एक सब्सटेंस एक से ज़्यादा मटेरियल से बना होता है तो उसकी एवरेज डेंसिटी कैलकुलेट करी जाती है और उसको कंपेयर किया जाता है। अगर उसकी एवरेज डेंसिटी जिस फ्लूइड में उसे रखा जाए उससे कम आए, ठीक है, मैं उसे फ्लूइड की जगह अगर यहाँ पर लिक्विड लिख दूँ और वो फ्लूइड ही लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
उससे अगर कम हुई तो वो फ्लोट करेगा, ये कंडीशन है। अब ये एवरेज डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करी जाती है, ये आप लोगों ने थोड़ा सा ना एवरेज वेलोसिटी के ही जैसा है, बिल्कुल वैसा ही है। 2 मिनट लगेगी इसको समझाने में, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक, इट इज़ द कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन। ठीक, जरा समझना, अगर मुझे 2 सब्सटेंस की मदद से एवरेज डेंसिटी निकालनी है तो एक्चुअल में होता क्या है, डेंसिटी का बेसिक फार्मूला है मास। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो क्या होगा, जैसे 2 ऑब्जेक्ट है तो मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट प्लस मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट। इस चीज़ को निकालेंगे, जब जाके आपको क्या मिल जाएगी, एवरेज डेंसिटी। ठीक है, अब फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास डायरेक्टली दिया हुआ है तो डायरेक्टली रख देना। ठीक है, डायरेक्टली नहीं दिया हुआ होगा तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास निकलेगा फर्स्ट ऑब्जेक्ट की डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम से। ये इस तरह का हमने पूरा कॉन्सेप्ट एवरेज स्पीड के अंदर किया है। ठीक है, तो अब ज़रा हमें वैसे इसका यूटिलाइजेशन करना है। ये आपसे बहुत रेयर है कि आपसे कभी पूछा जा सके कि आप एवरेज डेंसिटी किसी सब्सटेंस की निकाल के बताओ, मिक्सचर की एवरेज डेंसिटी निकाल के बताओ। ठीक है, अब जरा हम इस कंसेप्ट का यूज़ करके कैलकुलेट करते हैं एवरेज डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, अब जरा देखें, एक छोटे से क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे लिया जाए, देखिए क्वेश्चन ऐसा दिया है कि एक सब्सटेंस है, अ सब्सटेंस ऑफ मास 400 ग्राम एंड वॉल्यूम 20 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, विल दिस substance float or not? Also calculate relative density. ठीक है, अब देखो सिस्टम कौन सा है, पहले ये देखिए इसको, चलो जीएम लिख देता हूँ। मास ग्राम में दिया है, वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में दिए, मतलब सीजीएस सिस्टम की बात कर रहा है। ठीक है, एमकेएस में दिया होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, सीजीएस में दे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मास कितना है यहाँ पर, मास है 400 ग्राम, वॉल्यूम कितना है 20। कैलकुलेट किया इसको तो हमें मिलेगा यहाँ से, दिस इज 20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गई सब्सटेंस की डेंसिटी, किसके अंदर, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। अब देखो ज़रा वाटर की डेंसिटी कितनी होती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, वो आती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब आपको क्या कंडीशन बताई थी, जिस ऑब्जेक्ट को तैरना है उसकी डेंसिटी कम होनी चाहिए। एक बहुत बेसिक सी चीज़ है, जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर रहती है। जैसे हमारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में भी जो हल्की गैसेस है, हाइड्रोजन हीलियम, ये हमारे एटमॉस्फेयर के अपर लेवल में है, और जो थोड़ी हैवी गैसेस है वो हमारे सरफेस के नज़दीक है। ठीक है, जो ऊपर है वो तैर रहा है, एक बेसिक सी बात ये है। तो अब यहाँ देखो डेंसिटी किसकी कम है, डेंसिटी तो पानी की कम है, तो एक्चुअली में पानी ऊपर होगा इस केस में और ये सब्सटेंस नीचे होगा। अब ये सब्सटेंस नीचे होने का मतलब क्या है, ये डूब चुका है, दिस सब्सटेंस विल सिंक। द सब्सटेंस विल सिंक। इतनी चीज़ कंप्लीट हो गई। सेकंड पर आते हैं, व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। सब्सटेंस की डेंसिटी कितनी आई, 20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और वाटर की हम, क्योंकि वाटर की हम सीजीएस में रख रहे हैं तो इसलिए इसको भी सीजीएस में रखा। ये यूनिट पूरी की पूरी कैंसिल हो जाएंगी, आएगा आपका 20। ठीक है, तो कई जगह आपको रिलेटिव डेंसिटी के अकॉर्डिंग भी कह देता है फ्लोटेशन। अगर रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू 1 से कम आती है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है, ऐसा भी दिखा जाता है। लेकिन इन चीज़ों को ज़्यादा नहीं देखें,
आप बेसिक रिलेटिव डेंसिटी से डेंसिटी को कैलकुलेट करिए। जैसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन समझाता हूँ। अगर ऐसा दिया है, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस is 2, will this substance float on water? बताएगा ये कि substance float on water और not। अब आपकी मर्ज़ी है, आप इसे CGS में निकालना चाहो चाहे MKS में। क्या दिया हुआ है? रिलेटिव डेंसिटी 2, तो वाटर की डेंसिटी, ठीक है, अगर CGS सिस्टम में लिखूं तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। तो हम सब्सटेंस की निकाल सकते हैं रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। ये सब कुछ 4 डिग्री सेल्सियस के लिए ही लिया जा रहा है। तो रिलेटिव डेंसिटी 2 है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस कितनी आपको निकालनी है और वाटर की 1, तो यहाँ से डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस कितनी आ गई बेटा? 2। अब आप बताओ, वही सब्सटेंस वाटर पे तैरेगा जिसकी डेंसिटी उससे कम हो, मतलब जिसकी डेंसिटी कम वो तैरेगा। तब बताओ ज़रा, इनमें से किसकी डेंसिटी कम है? पानी की। तो पानी तैरने का मतलब ऊपर रहेगा, पानी ऊपर है, ये नीचे है, नीचे का मतलब क्या हो गया? ये क्या हो गया? सिंक है। अगर ये नीचे है पानी की सतह के, अगर ये चीज़ नीचे है तो डूब रही है, और नीचे का मतलब इसमें होगा कि ये जाकर उसके बॉटम पर रुक जाएगी, वहाँ तक अर्थ उसे खींच लेगी, इट विल सिंक। इतना छोटा सा और सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक अच्छे से क्वेश्चन को करते हैं जो कि है आपकी लखमीर सिंह में। ओके, तो देखो क्वेश्चन है ये, मैंने पहले से ये नोट डाउन कर लिया है। क्वेश्चन में जो बताया जा रहा है कि 4 अलग अलग लिक्विड हैं, P, Q, R और S। इनकी जो रिलेटिव डेंसिटी दे रखी है, इन सब की रिलेटिव डेंसिटी दे रखी है, मतलब जो डेटा दिया है वो डेंसिटी ना होके रिलेटिव डेंसिटी दी है 1.26, इधर पर रिलेटिव डेंसिटी 1.0, इसकी रिलेटिव डेंसिटी 0.84 और इसकी रिलेटिव डेंसिटी जो है वो दी है 13.6। बात इतनी है, रिलेटिव डेंसिटी सिर्फ और सिर्फ वाटर के रेस्पेक्ट में दी जाती है। इस क्वेश्चन में बोला है एन ऑब्जेक्ट इज़ फ्लोटेड इन ऑल दिस लिक्विड, किसी एक ऑब्जेक्ट को फ्लोट कराया गया 1 by 1, इन विच लिक्विड द ऑब्जेक्ट विल फ्लोट विद मैक्सिमम वॉल्यूम सबमर्ज्ड इन वाटर। मतलब ये कह रहा है कि जो भी एक्चुअली फ्लोटिंग की कंडीशन क्या है? फ्लोटिंग की कंडीशन ये है कि जिस लिक्विड में मैं किसी चीज़ को तैराना चाह रहा हूँ, तो जिसे तैराना चाह रहा हूँ उसकी डेंसिटी उस लिक्विड से कम होनी चाहिए, उस फ्लूइड से कम होनी चाहिए। यहाँ जो ये रिलेटिव डेंसिटी दी है, अगर मैं इन सब से इनकी डेंसिटी कैलकुलेट करना चाहूँ, तो अगर आप CGS सिस्टम में निकालना चाहो तो CGS में निकाल लो, MKS में निकालना चाहो तो MKS में निकाल लो। CGS में निकालना है तो इसको सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो सबकी डेंसिटी आ गई, ठीक है, सबकी डेंसिटी यही होगी। एक्चुअली ये मरकरी के केस के लिए बता रहा है, ठीक है, ओके डन, सबकी डेंसिटी मिल गई। अब किस में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम अंदर डूबेगा? अब देखो ज़रा, यहाँ पर आपको इसके लिए समझना है बाइंड फोर्स, कि तैरने की कंडीशन बाइंड फोर्स से रिलेट होती है। एक हो गया डेंसिटी ऑफ फ्लूइड मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस डिप्ड इन फ्लूइड। तो देखो ये जी तो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट है, ये सारे सब्सटेंस तैर रहे हैं, तो कौन सबसे ज़्यादा डूबते हुए तैरेगा? सीधी बात ये है, अगर उसका ज़्यादा वॉल्यूम पानी के अंदर है तो मतलब है उस वो कौन सा सब्सटेंस ज़्यादा पानी में डूबते हुए तैरेगा। तो देखो बाइंड फोर्स अगर जितना इंक्रीज़ होगा ऑब्जेक्ट का, उतना ज़्यादा वो तैरने वाला है, मतलब उसकी कंडीशन है कि वो तैरेगा। बाइंड फोर्स 2 चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, तैराना ही है, एक तो डेंसिटी इंक्रीज़ हो तो बाइंड फोर्स इंक्रीज़ कर सकता है, और एक वॉल्यूम इंक्रीज़ हो तो बाइंड फोर्स इंक्रीज़ कर सकता है। अब तैरने के लिए उसे एक फ़िक्स अमाउंट के बाइंड फोर्स की ज़रूरत है कि कम से कम ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर आ जाए, उससे ज़्यादा आ जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तब तो वो सतह के ऊपर तैरेगा। लेकिन हमें सतह के ऊपर थोड़ी तैराना है, अंदर ही डुबो के तैराना है।
ऐसा समझ रहे हैं, या फिर अंदर नहीं मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अंदर हो। तो किस केस में वॉल्यूम ज़्यादा होगी, जिसमें डेंसिटी कम होगी। अगर ज़्यादा वॉल्यूम को पानी के अंदर डूबते हुए तैरना है तो उस केस में डेंसिटी कम होनी चाहिए। समझ रहे हो इस बात को, क्योंकि तैरने के लिए हमें बाइंड फोर्स इंक्रीज़ करना है। बाइंड फोर्स इंक्रीज़ हो सकता है दो तरीके से, या तो वॉल्यूम इंक्रीज़ करके कि सब्सटेंस ज़्यादा से ज़्यादा पानी में डूबे, और एक हो गया उसकी डेंसिटी ज़्यादा हो। ठीक है, तो जिस फ्लूइड की डेंसिटी ज़्यादा होगी, जैसे कि इसमें चारों में सबसे ज़्यादा डेंसिटी है इसकी, इसके अंदर ये सब्सटेंस जो है, जो भी हमने ऑब्जेक्ट को अंदर डिप किया है, इसका ज़्यादातर हिस्सा सतह के ऊपर, सरफेस के ऊपर होगा। मतलब कम से कम मिनिमम वॉल्यूम इसके अंदर पानी के अंदर डिप होगी। फिर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम किस में डिप होगी, जिसमें डेंसिटी सबसे कम आ रही। तो यहाँ डेंसिटी सबसे कम आ रही है, कह तो दिया इसने क्वेश्चन में तैरने वाला है, तो डेंसिटी सबसे कम है। अब बाइंड फोर्स मिनिमम तो चाहिए इसे वेट के बराबर, तो कोई और चीज़ ज़्यादा होगी, वो क्या होगी, वॉल्यूम डिप्ड। तो आंसर इसका क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस डिप्ड इन वाटर। बेटा बहुत कॉन्सेप्ट की चीज़ है ये, यहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। ठीक है, समझिएगा इसे बहुत तसल्ली से। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि कौन सा सब्सटेंस पानी के अंदर ज़्यादा डूब के तैरेगा। तो अब सीधी सी बात है, सभी केसेस के लिए क्या मान लो कि बाइंड फोर्स फिक्स अमाउंट का आना चाहिए, कि वेट के बराबर आ जाए। ठीक है, एटलीस्ट वेट के बराबर की कंडीशन के लिए, वेट के बराबर की कंडीशन के लिए भी इसमें किसको सबसे ज़्यादा वॉल्यूम पानी के अंदर रहनी चाहिए। तो चेक करेंगे 1 2 3 तीनों कंडीशंस पे। तो देखो, जिस एक केस में डेंसिटी कम है तो वॉल्यूम ज़्यादा पानी में डूबी रहेगी, तब बाइंड फोर्स बढ़ेगा। एक में अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो पानी के अंदर कम डूबते हुए भी वो तैर लेगा। ठीक है, एक एग्जांपल से समझना। ठीक, एग्जांपल ऐसा है कि हमने क्या किया कि दो तरह के लिक्विड लिए। एक लिक्विड है डेड सी, और एक लिक्विड है कौन सा, आपका नॉर्मल वाटर जो है, आपका टैप वाटर है। दोनों के अंदर हमने एक रबर की बॉल को, एक कॉर्क, ये जो लेदर वाली बॉल को डिप किया, तैर रही है दोनों में। डेड सी में वो ज़्यादा पानी के सरफेस के ऊपर तैरेगी, उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। डेंसिटी बहुत ज़्यादा होने के कारण बाइंड फोर्स कुछ ज़्यादा होगा, या बाइंड फोर्स जो है उसके ऊपर जो लग रहा है फ्लूइड के कारण वो ज़्यादा होगा। इस वजह से उसकी बहुत कम सतह पानी के अंदर डूबेगी। ठीक है, तो एक बहुत लॉजिकल सिंपल सी बात यहाँ से निकल के आ रही है। और अगर इसी को देखें, उसी बॉल को, लेदर की बॉल को आपने नॉर्मल टैप वाटर से भरे हुए कंटेनर के अंदर डाल दिया, तो उस केस में उसकी डेंसिटी क्या है, डेंसिटी उसकी एज़ कम्पेयर टू डेड सी कम है, इसलिए वो ज़्यादा पानी में डूबेगा ताकि उतना बाइंड फोर्स मिल सके। पानी में ज़्यादा डूबेगा तो उसे बाइंड फोर्स की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, इस वजह से वो भी तैरेगा, लेकिन पानी के अंदर ज़्यादा डूबते हुए तैरेगा। तो एक चीज़ समझ में आ रही है, तैरने की दो कंडीशंस है, मतलब दो तरह के लिक्विड में कंपेयर कर सकते हैं। अगर डेंसिटी लिक्विड की ज़्यादा है तो वो पानी की सतह के ऊपर दिखते हुए, ज़्यादा वॉल्यूम सब्सटेंस का सरफेस के ऊपर दिखते हुए तैरेगा। और अगर डेंसिटी उस सब्सटेंस की कम है, लिक्विड की कम है, तो जो सब्सटेंस है वो पानी के अंदर थोड़ा ज़्यादा डूबते हुए तैरेगा। ठीक है, दोबारा से इसे ऐसे नोट याद रख लीजिए। नोट क्या है, ठीक है, इफ़ द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज मोर देन substance will float with less of its volume dipped in water. डिप्ड इन वाटर नहीं, फ्लूइड ही लिखते हैं, ऊपर हमने फ्लूइड लिया था, यहाँ भी फ्लूइड लेते हैं, पहला पॉइंट। सेकंड इसका अपोजिट हो जाएगा, इफ द डेंसिटी of fluid is less, कंपैरिजन नहीं हो रहा है यहाँ पे कंप्लीट, is less
इन दैट केस, मैं लैंग्वेज ही चेंज कर रहा हूँ, इन दैट केस सब्सटेंस विल फ्लोट with more of its volume dipped in fluid, और ये दोनों कंडीशन कौन किसके लिए है? इफ सब्सटेंस फ्लोट्स, ये आपको कंडीशन दे रखी है क्वेश्चन में कि भाई फ्लोट करेगा कि सब्सटेंस फ्लोट करने वाला है, बट ये बताओ कौन ज़्यादा पानी में डूबते हुए तैरेगा, है ना, ये चीज़ समझानी है इसमें। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख, अब आप देखिएगा इसका 74वां क्वेश्चन जो मैंने यहाँ मार्क किया हुआ है, एक बार थोड़ा पढ़ लीजिए। ठीक है, आप लोगों से थोड़ी सी ये रहेगी कि मैं ये क्वेश्चन जो है एटलीस्ट 74वां में नोट डाउन नहीं कर रहा हूँ, तो आप स्नैपशॉट लेकर इसको देख लीजिएगा क्वेश्चन को, इसका सॉल्यूशन सिर्फ सॉल्व करूँगा। क्या लिखा है? अ बॉडी फ्लोट्स इन कैरोसिन ऑफ डेंसिटी 0.8 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। अब 10⁻³ आप चाहे तो इसे मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट कर लीजिएगा अप टू ए सर्टेन मार्क, मतलब जो बॉडी है वो कैरोसिन में कुछ डूबते हुए तैर रही है। द सेम बॉडी इज़ प्लेस्ड इन वाटर ऑफ डेंसिटी, अब इसको किसी वाटर में डाला गया, पता ही है पानी की बात कर रहा है, पानी की डेंसिटी दी है 1 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। विल इट सिंक मोर, सिंक का मतलब है कि ये जो सब्सटेंस है, ये जो बॉडी है, इसका कितना वॉल्यूम पानी में डूबते हुए तैरेगा। अभी अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा है, उसको भी अप्लाई करोगे तो भी काम हो जाएगा। किस केस में होगा सोचिए, अभी क्या बताया था मैंने कि अगर सब्सटेंस की डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है, अगर सब्सटेंस की डेंसिटी ज़्यादा है और आपको बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट तैरने वाला है, यहाँ बोला है बॉडी फ्लोट कैरोसिन में फ़्लोट कर रही है, ठीक है, तो वो पानी के अंदर भी फ़्लोट करेगी। इसका रीज़न इस वजह से है कि कैरोसिन पानी पे तैरता है ना, कैरोसिन जो है उसकी डेंसिटी पानी से कम है, तो जब कैरोसिन पानी पे तैरता है तो उसमें तैरने वाली चीज़ तो पानी पे तैरेगी ही तैरेगी। इतनी बात समझ रहे हो? मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से समझाता हूँ, एक बार रुकिएगा, एक बार इसके डेटास को हम लोग नोट डाउन करें, उसके बाद आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन जो दिया है आंसर नंबर 74 लखमीर सिंह का, ठीक है। क्वेश्चन में जो डेटास दिए हुए हैं, डेंसिटी ऑफ कैरोसिन इज गिवन एज 0.8 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब एंड डेंसिटी ऑफ वाटर 1 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, पूछा हुआ है कि आपसे इसमें से कौन से केस में जो बॉडी है जो तैर रही है वो ज़्यादा सिंक करेगी। अब देखो क्वेश्चन में ये बोला है कि पहले तो इसको नॉर्मल वैल्यूज़ में कन्वर्ट करना चाहो तो कर लीजिए, ठीक है, इसको कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा 800 kg पर मीटर क्यूब, और इसमें तो ये आप इसे लिख सकते हो 1000 kg पर मीटर क्यूब। क्वेश्चन में बताया है कोई एक बॉडी है एंड दिस बॉडी इज फ्लोटिंग इन कैरोसिन, कैरोसिन में फ्लोट कर रही है। तो दूसरी बात ये आती है, इसको पानी में डाला जाए तो आपके दिमाग में ये आएगा सर पानी में ये तैरेगी कि डूबेगी, ये भी तो पता लगे। तो आप पहली बात ये बताओ कि कैरोसिन को पानी में डाल दिया जाए तो कैरोसिन तैरेगा? सोचो, क्या बताया था मैंने, जिसकी डेंसिटी कम होती है वो तैरता है, वो ऊपर रहता है। इन दोनों में देखो किसकी डेंसिटी कम है? कैरोसिन की। कैरोसिन ऊपर रहेगा, ऊपर रहने वाली चीज़ का मतलब है वो तैरने वाली है, ये तैरेगी। इसके अंदर डाला गया ऑब्जेक्ट तैर रहा है, मतलब क्या है, उसकी डेंसिटी तो कैरोसिन से भी कम है। ये कैरोसिन ही पानी के ऊपर तैरेगा तो वो ऑब्जेक्ट तो पानी में तैरना ही तैरना है। बात समझो, थोड़ा सा तसल्ली से दिमाग लगा के समझना, ठीक है। तो वो जो बॉडी है वो पानी में भी तैरेगी। क्वेश्चन ये है, ठीक है, कि किस केस में जो बॉडी का वॉल्यूम है वो पानी में ज़्यादा सिंक करेगा।
क्वेश्चन ये बोल रहा है इन विच लिक्विड बॉडी विल सिंक मोर। अभी सिंक मोर का मतलब, सिंक का मतलब ही होता है पानी के अंदर कितना। अब इसमें से ना किस केस में, केरोसिन के केस में और फिर वाटर के केस में उस बॉडी का ज़्यादा वॉल्यूम पानी के अंदर रहने वाला है, इतना सा। कुछ नहीं, आप ऊपर के दो कॉन्सेप्ट पढ़ो। इफ़ द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज़ मोर, अब मोर और लेस किससे कंपेयर किया जा रहा है? जिन लिक्विड का आपस में कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर जिन दो फ्लूइड का कंपैरिजन, इसमें जहाँ चार फ्लूइड का कंपैरिजन हो रहा था, ठीक है। यहाँ मोर और लेस क्या है? कंपैरिजन विद द अदर फ्लूइड्स। यहाँ पर भी दो फ्लूइड हैं, इसमें से किसके केस में डेंसिटी ज़्यादा है? इसके केस में डेंसिटी ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या होगा? इस केस, जिस केस में डेंसिटी ज़्यादा है उसमें ऑब्जेक्ट जो है पानी में कम डूबेगा, लिखा है ना। If the density of fluid is more, then the substance will float with less of its volume dipped in fluid, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा? ऑब्जेक्ट का लेस वॉल्यूम लिक्विड के अंदर, फ्लूइड के अंदर डिप रहेगा। किसमें? वाटर के केस में। आंसर खत्म हो गया। इसमें यही पूछा था, इन केस ऑफ वाटर बॉडी विल सिंक लेस। अब सिंक का मतलब है उसका कम वॉल्यूम पानी के अंदर डूबेगा, मतलब इट्स लेस वॉल्यूम विल डिप इन वाटर। ये चीज़ समझा थी, देख लीजिए। आप थोड़ा आउट ऑफ फ्रेम गया होगा तो आप अभी देख लीजिए, ठीक है। कुछ भी नहीं है, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाया, उसको अप्लाई कराया, ठीक है। नेक्स्ट हम जो टॉपिक देखने वाले हैं, प्रेशर के न्यूमेरिकल्स को। देखिए बेटा, प्रेशर से रिलेटेड न्यूमेरिकल बहुत सिंपल और कुछ नहीं है। देखो, प्रेशर इज़ व्हाट? इट इज़ नथिंग बट थ्रस्ट डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक है। अब आपको मैंने पहले ही दो एग्जांपल तो बहुत इंपॉर्टेंट दिए थे थ्रस्ट के, कि ऑब्जेक्ट पे लगने वाला वेट और आपका बाइंड फोर्स। एक और चीज़ याद रखना, फ्लूइड जो है ना, क्योंकि ये काफ़ी फ्लोटेशन के बड़े क्वेश्चन बनते हैं। किसी भी, ये लिक्विड लिया है, जनरल में से फ्लूइड कह रहा हूँ, इस लिक्विड में मैं एक बॉल को डाला तो प्रेशर ना हर डायरेक्शन से लगता है, परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस। तो प्रेशर एक्ट्स फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस, सभी डायरेक्शन से लग रहा है इस सरफेस के परपेंडिकुलर। ये आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है। एक बार आप लखमीर सिंह के सारे ऑब्जेक्टिव कर लीजिएगा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आपकी स्टडी का तरीका जो है, सीक्वेंस ये रखे, आप लोग NCERT एग्जाम्पलर को पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करें, देन लखमीर सिंह करें, मोर देन इनफ, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। वीडियोस को एक बार ओवरव्यू के लिए ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। मोशन अंडर द ग्रेविटी के न्यूमेरिकल्स के लिए भी मैंने वीडियो बना रखी, उसे ज़रूर देख लीजिएगा। अब आता है थ्रस्ट एंड एरिया के रिलेटेड टॉपिक की बात करें तो देखिए बेटा, कि व्हाट इज़ अ थ्रस्ट? थ्रस्ट का मतलब हो गया एक तरीके से कि आपका नॉर्मल लगने वाला फोर्स, जो कि वेट हो सकता है, बाइंड फोर्स हो सकता है, और भी एग्जांपल है। वेट तो होता ही है हमेशा। अब ज़रा एक क्वेश्चन को समझना, उसमें प्रेशर बताना है ज़्यादा। तो एक चीज़ तो समझ में आती है, प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। मतलब अगर एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, मैंने समझाया था ना। इसको आप फ्रैक्शनल लिख सकते हो, प्रेशर को अगर फ्रैक्शनल लिखो तो प्रेशर अपॉन 1। ये फ्रैक्शनल क्वांटिटी होगी जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों है। यहाँ पर भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों है। हमें प्रेशर का एरिया के साथ चेंज देखना है। अगर ये न्यूमरेटर में, ये डिनोमिनेटर में, से इन्वर्स प्रोपोर्शनैलिटी कहते हैं, एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में। अब इसकी डिनोमिनेटर चीज़ बढ़ेगी तो इसकी न्यूमरेटर डिक्रीज़ होगी। अगर दोनों न्यूमरेटर में है तो न्यूमरेटर के साथ जैसा होगा वैसा इसके साथ होगा, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी कहलाती है। तो एक्चुअली में प्रेशर क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। तो अगर एरिया इंक्रीज़ होगा तो प्रेशर उसी वे में डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। और इसका उल्टा देखेंगे कि अगर एरिया डिक्रीज़ हुआ तो प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट पे बड़े सारे क्वेश्चन है प्रेशर के, तो वो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपसे वर्बल भी डिस्कस किए हैं। अब न्यूमेरिकली भी देख लेते हैं।
ये कोई टेबल है बेटा, ठीक है। इस टेबल के ऊपर एक बॉक्स रखा हुआ है, क्यूब रखा हुआ है, ऐसा समझ लीजिए। ओके, इसके डायमेंशन आपको दे रखे हैं। लेंथ दी है एग्जांपल के लिए 10 सेंटीमीटर, ये जो ब्रेथ है ये 5 सेंटीमीटर, और ये वाली जो दे रखी है ये दे रखी है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको जब टेबल पे रखा जाएगा तो इसका जो वेट होगा ना, इस स्लैब का जो वेट होगा वो 100% टेबल के ऊपर 90 डिग्री पर एक्ट करेगा, बिकॉज वेट इज़ ऑलवेज अ थ्रस्ट। तो जो इसका वेट है वो जो प्रेशर लगाएगा, क्वेश्चन में वेट का नाम नहीं देगा, वो बोलेगा इन विच केस द स्लैब, दिस क्यूबॉइडल स्लैब विल एक्सर्ट मैक्सिमम प्रेशर ऑन द टेबल। अगर मैं इसे स्लैब कह दूँ, ठीक है, इसको आप आराम से देखो बाहर अलग से डायग्राम में कि ये आपकी वो स्लैब जो मैंने बनाई है, ठीक है। इसे कह सकते हो 10 सेंटीमीटर, दिस स्मॉल इज़ 5 सेंटीमीटर एंड दिस हाइट इज़ 20 सेंटीमीटर। इसे इस पर रखा हुआ था। तो इसकी अगर मैं इसे बेस बनाते हुए, इसका कौन सी साइड को बेस बनाते हुए टेबल पर रखा जाए जिससे कि ये मैक्सिमम प्रेशर लगाए टेबल पे, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या आएगा, विच साइड मस्ट बी मेड बेस टू एक्सर्ट मैक्सिमम प्रेशर ऑन टेबल। अब देखो प्रेशर के मैक्सिमम होने के लिए कॉन्सेप्ट ये कहता है, मतलब मैक्सिमम हो तो एरिया मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि इनके साथ प्रोपोर्शनैलिटी कैसा रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है। एरिया जितना कम होगा उतना ज़्यादा प्रेशर, तो अगर एरिया मिनिमम होगा तो प्रेशर मैक्सिमम। तो हमारे मिनिमम मैक्सिमम अवेलेबल ऑल द सरफेस से है। अब आप वो कैसे पता करोगे मिनिमम एरिया कौन सा सरफेस, मतलब इसका ये वाला सरफेस अगर मैं टेबल के कांटेक्ट में रखूं बेस के तौर पे, कि ये वाला रखूं कि सामने वाला रखूं। तरीका क्या है, आप लेंथ को, ब्रेथ को, हाइट, तीनों वैल्यूज़ को एक साथ लिखें। इनमें से जिन दो टर्म न्यूमेरिक वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन सबसे छोटा आएगा वो सबसे कम एरिया देगी, और सबसे कम एरिया वाली सबसे ज़्यादा प्रेशर देगी। इन्वर्स प्रोपोर्शनैलिटी इस वजह से। तो आपको पता है दो छोटे नंबर मल्टीप्लाई होकर ही तो छोटा प्रोडक्ट देंगे। तो वो देख लो इसमें दो छोटे नंबर कौन से हैं, सबसे छोटा ये और उससे बड़ा ये, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। मिनिमम एरिया ये होगा, तो मिनिमम एरिया ये है, तो प्रेशर क्या हो जाएगा इसमें, मैक्सिमम, ठीक है। क्यों है ऐसा, उसका रीज़न मैंने बताया है, इन्वर्स प्रोपोर्शनैलिटी है, एरिया डिनोमिनेटर में है, प्रेशर न्यूमरेटर में है। और इसी में सेकंड पार्ट बोल दे, मिनिमम प्रेशर। तो मिनिमम प्रेशर निकालना है तो एरिया क्या होना चाहिए, फॉर प्रेशर टू बी मिनिमम एरिया मस्ट बी मैक्सिमम। प्रेशर को मिनिमम होना है तो एरिया को मैक्सिमम होना चाहिए। तो मिनिमम प्रेशर के लिए मैक्सिमम एरिया मतलब दो बड़े नंबर्स, इसको दोबारा से लिख लीजिए, 25, 10, सबसे बड़ा और उससे छोटा, इन दोनों का प्रोडक्ट बड़ा ही देगा, ठीक है। तो ये वाली साइड को बेस बनाना चाहिए, न्यूमेरिकली कैलकुलेट करना होगा तो वो भी कैलकुलेट, इस वाली साइड को बेस बनाए, ठीक है। इसमें नाम दे देगा लेंथ ब्रेथ हाइट, अब उस अकॉर्डिंग ले लेना, लेंथ ब्रेथ हाइट के अकॉर्डिंग नाम दे देना, ख़त्म हो गया, ठीक है। इतनी चीज़ें आपकी होती हैं कंप्लीट। बट एक छोटा सा टॉपिक और बचता है, उसको मैं हल्का सा डिस्कस कर लेता हूँ, टच कर देते हैं, दैट इज़ मोशन अंडर ग्रेविटी के न्यूमेरिकल। बेटा मुश्किल नहीं है, मैंने बहुत अच्छे से एक वीडियो बनाई है, उसको आप ज़रूर देखें। मोशन अंडर ग्रेविटी में एक क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, उसको समझना, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। मोशन अंडर द ग्रेविटी का मतलब है कि ऑब्जेक्ट का मोशन होगा वर्टिकल, या तो नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन में या उसके अगेंस्ट में।
तो एक दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट समझिएगा। किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप अपवर्ड थ्रो करते हो तो वो जिस मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा तो वहाँ पर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। व्हेन हाइट इज़ मैक्सिमम वेलोसिटी बिकम्स 0। और ये आप देख भी सकते हो, अगर आप बॉल किसी के साथ खेल रहे हो, कैच कैच खेल रहे हो, क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो बॉल को आपने वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया तो एक मैक्सिमम हाइट पर जाने के बाद वो पलट के वापस आएगी। तो जहाँ से ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन रिवर्स करता है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर वेलोसिटी 100% 0 होगी। इसे ऑब्जर्व करके देखना है। कॉइन को टॉस करके देख लो, एक मैक्सिमम हाइट पे आने के बाद एक छोटा सा बहुत हल्का सा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड होगा जहाँ उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। सेकेंड थिंग, पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो गया। सेकंड, एक्सीलरेशन की वैल्यू हमेशा -g लोगे। बेटा मैंने न्यूमेरिकल्स करा रखे हैं उसके अंदर बहुत सारे, उसे ज़रूर देख लेना। एक्सीलरेशन की वैल्यू हमेशा -g लोगे, अब चाहे ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा हो चाहे ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा हो। ठीक है। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर ये कोई एक हाइट है तो जितना टाइम ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर इस हाइट तक आने में लगेगा उतना ही टाइम ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे आने में लगेगा। ये थर्ड इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है। फोर्थ कॉन्सेप्ट की बात को समझिए कि ये कोई एक टावर है, यहाँ से मैंने बॉल को ऊपर फेंका तो इस हाइट पर, ग्राउंड से जो ये हाइट है, इस हाइट पर जब ऑब्जेक्ट वापस लौट के आएगा तो यहाँ पर स्पीड सेम रहेगी। मैंने अब स्पीड वर्ड बोला, वेलोसिटी सेम नहीं रहने वाली, क्योंकि यहाँ पर अगर मैंने इसे 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर थ्रो किया, यहाँ पर ये जो है होगी तो 5 मीटर पर सेकंड, लेकिन इसमें डायरेक्शन ऊपर थी, इसमें डायरेक्शन नीचे है, तो स्पीड सेम है, वेलोसिटी सेम नहीं है। फिफ्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जब कोई एक ऑब्जेक्ट ग्राउंड से टकराएगा, ठीक है, उस समय उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, 0 नहीं होती। 0 तो ग्राउंड से टकराने की वजह से एनर्जी रिड्यूस होती है। कोई भी एक ऑब्जेक्ट जब नीचे आ रहा है ग्राउंड से, जब वो टकराएगा तो उसकी स्पीड मैक्सिमम होगी, 0 नहीं होती। 0 तो ग्राउंड के साथ टकराने की वजह से उसकी एनर्जी दूसरी एनर्जी में बदलती है, जैसे कि आवाज़ आती है, साउंड, उस जगह पे हीट हो जाती है, हीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, आप प्लीज़ इस मोशन अंडर द ग्रेविटी की वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा।